बाजार में काफी कुछ हलचल अब धीरे धीरे शांत होती दिख रही है और जैसे जैसे यहाँ पे कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, रुपए में रिकवरी आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सप्लाई की स्थिति है काफ़ी बेहतर हो रही है और नए सिरे से नेगोशिएशंस के राउंड चल रहे हैं और एफआईआईज की भी धीरे धीरे वापसी की उम्मीदें जगने लगी हैं। इन तमाम मुद्दों के बीच में बाजार पर इसका क्या असर होगा, क्या कुछ फायदे होंगे और अभी भी क्या बड़े रिस्क हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़े एक्सपर्ट है देवेंद्र चौकसी साहब। जाने माने फेस है मार्केट के, आप कई दशक से उनको सुनते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र सर, आपने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद सबसे पहले आपको। सर अभी जो ताज़ा डेवलपमेंट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क की मैं बात कर रहा हूं, उसको कैसे देखते हैं? क्या अब चीज़ें पॉजिटिव दिशा में जाती दिख रही है क्या? या डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे शुरुआत तो ये क्वार्टर की अच्छी हुई है। जून मंथ के अंदर काफी हद तक पीस रेजोल्यूशंस इन द वॉर रिलेटेड रीजन हैव स्टार्टेड हैपनिंग, तो उसका एक आउटकम ये है कि क्रूड के दाम घटे हैं। क्रूड के साथ में करेंसी स्टेबिलाईज हुई है। करेंसी के साथ में कॉस्ट फैक्टर यानी कमोडिटी के जो कॉस्ट होती है तो कमोडिटी की कॉस्ट नीचे आनी शुरू हुई है और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर से। इन्फ्लेशन बिनाइन और सबड्यूड होने का स्टार्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन घटता है तो इंटरेस्ट रेट के दाम कम रहते हैं। तो ये पांचों फैक्टर जो है, क्रूड, करेंसी, कमोडिटी एंड इंटरेस्ट कॉस्ट अलॉन्ग विथ द इन्फ्लेशन, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पांचों फैक्टर का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो मार्केट एक्सपीरियंस कर रहा है। इनफैक्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की तरफ ध्यान दे तो जो ऑटोमोबाइल के नंबर आए हैं जून मंथ के, आई थिंक दे आर आउटस्टैंडिंग। मैं ऐसा समझता हूँ कि इतने सालों के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इतने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के जोरदार नंबर कभी ऑटोमोबाइल के नहीं आए, जो ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स के अंदर करीबन 15% की बढ़ोतरी है। जीएसटी के अंदर भी ऑलमोस्ट 15% की बढ़ोतरी है। तो हम समझ के चलते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी का इंजन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है एंड दैट इज व्हाट द मार्केट वांट्स टू हियर। क्योंकि मार्केट के अंदर इकोनॉमी अच्छी तरह से चले तो मार्केट के अंदर नए फंड्स डेफिनेटली जुड़ते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के काफी हद तक एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड के अंदर फंड्स आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर प्रीमियम कलेक्शन बढ़ रहा है, प्रोविडेंट फंड के अंदर कलेक्शन बढ़ रहा है विच इज गेटिंग डिप्लॉयड इनटू द मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर फंड फ्लो पोजीशन भी अच्छी बनती है जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तब। और जो नए इश्यूज जैसे जियो प्लेटफॉर्म है, एनएससी है, जैसे बड़े इश्यूज आने शुरू होते हैं तो ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि फॉरेन फंड भी इकोनॉमी के अंदर वापस रिटर्न होने चालू हो जाते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा फैब्रिक बन रहा है ऐसा मैं समझ रहा हूँ। शुरुआत हुई है 26-27 फाइनेंशियल ईयर की। इसके शुरुआत के अंदर काफी अच्छा एक इंडिकेशन मिल रहा है फॉर द मार्केट टू रिमेन स्टेडी एंड देन सिलेक्टिवली गोइंग अप एज वेल। ओके, तो सिलेक्टिव तो अभी गोइंग अब जा ही रहा है ऊपर की तरफ से। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में, कुछ सेक्टर्स में तो मूवमेंट देखना शुरू हो ही गया है, लेकिन जिस तरह का पूरा इकोसिस्टम, पॉजिटिविटी यहाँ पर पूरे इकोसिस्टम में डेवलप हो रही है वो काफ़ी अच्छी बात है जैसा आपने कहा। और सर आप एक हमेशा करते कि जो बड़े हैं वो और बड़े होंगे आगे चल के, तो क्या इस थीम से हम ये समझे कि हमें इंडेक्स की बजाय स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी रहना चाहिए? हमें निफ्टी 20 की बजाय ईटीएफ की इंडेक्स पे की ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक पे नज़र ज़्यादा रखनी चाहिए? तो इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर रेगुलरली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेके काम करते हैं या गाइडेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक इज ऑलवेज बेटर। क्योंकि जो पैसिव प्रोडक्ट्स है जैसे ईटीएफ की आपने बात की, I think those products are basically looking at the passive performance and on that basis they operate. Whereas म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर कंपाउंडिंग थियरी चलती है इन्वेस्टमेंट के लिए। Whereas इक्विटी के अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो ग्रोथ थियरी आपको मिलती है in a given situation. So we believe that direct equity is always better. अगर आप सही तरह से इन्वेस्ट कर पाओ तो आई थिंक नथिंग लाइक इट
जनरली ऐसा देखा गया है कि लंबे अरसे के लिए डायरेक्ट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट काफी रिवॉर्डिंग होता है, तो आई थिंक दैट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। तो डेफिनेटली अगर आप स्किल्ड है, आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं या आपके पास बेहतर फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में करेंगे वो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर पैसिव में रहेंगे तो वो उस प्रोफेशनल के हाथों में रहेगा जहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं, तो फिर वहाँ पर दिक्कतें होंगी ही। और लेकिन सर अगर सेक्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ लग रहा है कि इस जो अब नए सिरे से कुछ एक्टिविटीज़ जो अच्छी दिखती रही है, और तो यहाँ पर कौन से सेक्टर आपके रडार पर है जो लग रहा है कि आगे चलकर कुछ और बड़े हो सकते हैं यहाँ से? तो ओवरऑल इंडिया के अंदर जो हिसाब से नया माहौल बना है उसके अंदर पावर एंसिलरी के ऊपर अक्सर आपको सबसे ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी सबसे पहले मिल रही है, बिकॉज जो रिन्यूएबल पावर सेगमेंट है जिसके अंदर सोलार, विंड, कॉम्प्रेस बायोगैस, इवन ग्रीन हाइड्रोजन, और काफी समय के अंदर आई थिंक आपको स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो इको फ्रेंडली एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ये एनर्जी का कारोबार इंडिया के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक्सेलरेट हो रहा है। इनफैक्ट एक टारगेट था 2025 के तक जो अचीव करना था 200 गीगावाट का, इंडिया क्रॉस्ड 250 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एटलीस्ट 2 years बिफोर। 2027 का टारगेट 2025 में अचीव कर लिया, और हम समझते हैं कि 2030 का जो टारगेट है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का, वो शायद 2028-2029 के बीच में अचीव हो जाएगा, गिवन द स्पीड एट विच इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा थीम रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट कम आती है, तो जो कारोबार पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे रिफाइनरी बिजनेस है, जैसे कमोडिटी प्रोडक्शन का बिजनेस है, काफी हद तक डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, ये सब कारोबार के अंदर अगर आपकी पावर की कॉस्ट कम होती है तो यू बिकम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्ड मार्केट। तो ये सबसे बड़ा थीम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा जो थीम हम पकड़ के चल रहे हैं उसके अंदर न्यू जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो LLMs और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जैसे LLMs जो आप बताते हैं उसको, इवन एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन AI, वो काफी हद तक हम समझते हैं कि वुड बी द न्यू जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर समावेश हो सकती है। डिफेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आई थिंक वेरी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स आर गेटिंग डेवलप्ड इन द कंट्री, तो वो भी एक आई थिंक अच्छा नया क्षेत्र खुल रहा है इकोनॉमी के अंदर। जो पावर सेक्टर के अंदर बात की उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज एंड सॉल्यूशंस, उसका एक आई थिंक बहुत बड़ा हम समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है। So selectively we buy some of the large companies which are building this kind of blocks in the area of new industries, new generation of industries. So overall opportunity बहुत अच्छी मिल रही है। डोमेस्टिक कंपनीज जो ये इंडस्ट्री को कैटर कर रही है, इकोसिस्टम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जैसे कंपनीज इन द माइनिंग स्पेस, कंपनीज इन द केमिकल स्पेस, कंपनीज इन द मेटल कमोडिटी स्पेस, ये सब कंपनियों के लिए भी हम ऐसा समझ के चलते हैं कि दे आर इनटू एन इंटरेस्टिंग टाइम गोइंग फॉरवर्ड। तो अपॉर्चुनिटी इज अक्रॉस नॉट ओनली द मेन सेक्टर, बट उनकी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जिसको हम इकोसिस्टम या एंसिलरी बोलते हैं, उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। ओके, तो पावर और पावर एंसिलरीज के अलावा भी आपको लग रहा है कि इस इकोसिस्टम से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं जो इन पे डिपेंडेंट है उनको भी इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा डिफेंस वगैरह, एनर्जी स्टोरेज, केमिकल, माइनिंग, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे। वहाँ पे आप रिसर्च करें कि कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो और बड़ी हो सकती हैं, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सर कोई पॉकेट ऐसा भी लग रहा है आपको, लग रहा है कि बहुत रिस्की है, यहाँ से अभी तो फिलहाल दूर रहना ही चाहिए टाइमिंग के लिए? जनरली जहाँ पे पॉलिसी चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली होती है उस जगह पे हमें कॉन्फिडेंस कम रहता है, and that goes true with I think many of the government owned businesses. They have too much of policy influence on which those businesses they work. तो शायद उसके ऊपर हमारा थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहता है। We feel that I think those companies which are operating and getting influence in the government policy, they may be slightly
स्लाइटली मोर रिस्की, बिकॉज आई थिंक उनका कारोबार के अंदर ऊपर नीचे का मूवमेंट बहुत हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द नॉर्म्स इन द रिफाइनिंग सेगमेंट. जैसे बीच में जब भी वॉर रिलेटेड सिचुएशन हो गई तो आपने एक्सपोर्ट टैक्स डाल दिया, उसके बाद में आपने एक जगह पे एक्साइज कम कर दी, वापिस शायद आप एक्साइज डाल दो. तो ये तरीके के जो पॉलिसी चेंजेस जो आते हैं, those changes are not good for the investor, because investors cannot understand this kind of policy changes which are done at the stroke of a pen. तो शायद उसके हिसाब से हमें ये सेगमेंट के अंदर जरा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है. हम उसके अंदर थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेस प्रीफर करते हैं उसको. उसकी जगह पे जहाँ पे हमें क्वालिटी रिजिम क्लियर दिखाते हैं, पॉलिसी रिजिम क्लियर दिखाते हैं, जिस जो सेक्टर की हमने बात की, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं. ओके, तो बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे सरकार का इतना इंटरवेंशन हो, इराटिक पॉलिसी चेंजेज हो, यहाँ पे तो रिस्क रहता है कि सरकार क्या नई पॉलिसी लेकर आने वाली है और इसको जज करना और उसके आधार पर इन्वेस्ट करना, ये तो बहुत रिस्की है. तो डेफिनेटली है, इससे दूर रहने की सलाह आपकी तरफ से दी गई है. चलिए सर, अब रिलायंस के एजीएम के बाद जिस तरह से DRHP वगैरह दाखिल हो चुके हैं, क्या लग रहा है, क्या वैल्यू अनलॉक होने वाली है क्या जियो के IPO के बाद, या कुछ और नई चीज़ें मिलने वाली है? जो इन्वेस्टर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वहाँ पर किस तरह की वैल्यू अब आपको नज़र आ रही है? वेरी फॉर्चुनेटली आई थिंक ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है 10 सालों के अंदर. 2016-17 में उन्होंने ऑपरेशन चालू किया था और आज 2026-27 के अंदर आई थिंक दे आर 1,35,000 करोड़ रेवेन्यू बुक और 75-76,000 करोड़ EBITDA मेकिंग कंपनी. तो साइज इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग वेरी बिग. इनफैक्ट जो हिसाब से जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अगले कारोबार जुड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड टेलीफोनी, including the data communication reaching out to enterprises and homes, including coming up with a variety of new applications which are going to be consuming more amount of data for the consumers and the company both. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी को लगभग 20% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ अगले 5 साल तक इजीली मिलता रहेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. And we believe that I think this is a growth engine which is going to create larger value. अगर 8 से 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप के बीच में ये कंपनी लिस्टिंग होती है, तो सेफली अज्यूम कि 20% के आसपास आपको सालाना रिटर्न इसके अंदर मिल सकता है when you accumulate this kind of companies from long term investment perspective. ओके, तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखें, यहाँ पर आपको और भी बड़े वैल्यू बनते और रिटर्न मिलते हुए दिख सकते हैं. सर, IT की बात कर लेते हैं. IT को लेकर आपने, जैसा पिछली बार भी बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि AI इनके लिए एक ग्रोथ इनेबलर भी साबित होगा. तो क्या मिड IT कंपनियों पे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू आपको नज़र आ रही है? कुछ नाम भी अगर आपको लग रहा है जहाँ पे मौके दिख रहे हैं जो आने वाले समय में, जिनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है उनके लिए? ऑब्वियसली आई थिंक दी मिड टियर IT कंपनीज जो अपने कस्टमर के साथ अच्छी तरह से जुड़ चुकी है, उनके लिए काफ़ी हद तक समय अच्छा जा रहा है, ऐसा हम समझते हैं. Maybe the downside risk in these businesses have come down very significantly. And हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे कंपनीज लाइक टाटा टेक्नोलॉजी जो BMW के साथ में जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, या कोई जापानीज ऑटोमोबाइल के साथ में एक वेंचर के साथ में काम कर रही है, तो those kind of companies have captive customers. For these kind of captive customers, they offer better product visibility, better service visibility, better revenue visibility, etc. So we believe that mid-tier IT companies which are relatively better off in the current environment, उसके ऊपर आपका फोकस अगर रहता है तो शायद अपसाइड इन द प्राइस आई थिंक विल बी मोर कंपेयर्ड टू द फ्रंटलाइन IT कंपनीज को जो सिंगल डिजिट में काम कर रही है. दिस आर द कंपनीज, mid-tier IT companies are growing in double digits with a healthy margin at the same time on return on investment ratios. तो आई थिंक यू शुड सिलेक्ट सच काइंड ऑफ कंपनी उसके अंदर बड़ी होने की क्षमता भी है और अच्छी तरह से अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है. सर, एक और चीज़, क्या जो IT में इतनी गिरावट हम लगातार देख रहे हैं काफ़ी समय से, क्या गिरावट अभी और बची हुई है आपको लग रहा है? मैं तमाम IT पूरे ही सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, या लग रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे जिनका व्यू लंबा है वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट का एक रूल है कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस आर स्टेडी एंड उसके अंदर आपको ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है, तो जब भी मार्केट नर्वस होता है या जब भी मार्केट नेगेटिव होता है तभी उसको पहले बाय करना चाहिए. और इंडियन IT कंपनीज का शायद यही
मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज आर सिटिंग ऑन पाइल ऑफ कैश। एग्रीड कि उन्होंने वो पैसा समय सर इन्वेस्ट नहीं किया, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे हैव नॉट बिकम दी ग्लोबल प्लेयर्स इन अ सेंस। जो एआई के अंदर जो ग्लोबल प्लेयर के माध्यम से उनको इमर्ज होना था, उसके अंदर थोड़े वो शायद 5 स्टेप पीछे चल रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, इंडियन आईटी कंपनीज एंड इंडियन एंटरप्राइजेज आर नोन फॉर डिसरप्शन। ऐसा समझता हूँ कि एआई का आना और इंडियन आईटी कंपनीज को उसको एडॉप्ट करना, that in itself I think is a good journey that we'll be experiencing now. So AI becomes an enabler. On one side, the subject understanding happens faster. So जो पहले एक कंसल्टिंग का टाइम जो होता था, वो कंसल्टिंग का टाइम जो मंथ्स तक होता था, वो कंसल्टिंग का टाइम हैज कम डाउन टू नंबर ऑफ आवर्स. So that is one important aspect. सेकंड थिंग, जो कंपनीज अपने कोडिंग करने में समय निकालती थी, वो कोडिंग का भी टाइम विद इमर्जेंस ऑफ एआई हैज आई थिंक श्रंक वेरी सिग्निफिकेंटली. तो जो एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करना है एज आईटी सर्विस प्रोवाइडर, दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड इन अ मच फास्टर एंड मच बेटर मैनर विथ हायर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी. तो शायद दैट इज बेसिकली हेल्पिंग दिस कंपनीज इन डिसाइडिंग देयर रेवेन्यू मॉडल. जो पहले टाइम एंड एफर्ट बेसिस के ऊपर बिलिंग होता था, दैट बिलिंग is now becoming a reality to happen in outcome base. तो जो TCS ने लास्ट क्वार्टर के अंदर करीबन $2.5 बिलियन के AI बेस्ड प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, एंड दिस क्वार्टर दे आर कमिटेड दैट दे शुड बी हैविंग मोर नंबर ऑफ AI बेस्ड प्रोजेक्ट इन द जून एंडेड क्वार्टर. मैं ऐसा समझता हूँ कि देयर आउटकम इन द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट विल बी फार बेटर. So we really want to see how the transition takes place over next 4 to 8 quarters for some of these companies. And this is why I think this particular opportunity is good that you are accumulating today at lower levels. तो अगले 8 क्वार्टर के बाद आपको जब रिटर्न मिलना शुरू होता है, तभी you can safely assume higher rate of return coming from these companies. No, डेफिनेटली यहाँ पर वक्त देना पड़ेगा, और जिस हिसाब से कैश रिच कंपनी है, डेफिनेटली आगे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेंगे, और हमेशा से डिसरप्टर रही है, तो फ़ायदा ऐसा तो है नहीं कि वाइप आउट होने वाली है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सलाह है. सर, फार्मा एज ए थीम अब आपको पसंद आ रही है? हालांकि फार्मा चला भी बढ़िया है, लेकिन अभी भी मौके हैं क्या यहाँ पर? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो रही है फार्मा के अंदर. करीबन $300 बिलियन का new market is getting opened up for Indian specialty generic companies, CDMO companies, API companies, biosimilar and biologic companies. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर जो हिसाब से ग्लोबल मार्केट के अंदर ये क्षेत्र खुल रहा है, क्योंकि many of the patented drugs, complex products, they are now becoming off patent, और अगले 5 साल के अंदर ये $300 बिलियन प्लस का मार्केट खुल रहा है. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी शुरुआत हुई है. फॉर्चुनेटली मेनी ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनीज, द फ्रंट लाइन फार्मा कंपनीज पर्टिकुलरली, उन्होंने काफी हद तक अपने यूएस एफडीए एंड दूसरे यूरोपियन मार्केट्स के एफडीए रेगुलेशंस के अंदर अपने कंपनीज को अच्छी तरह से पोजीशन किया है. इनफैक्ट आई थिंक सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी काइंड ऑफ कंपनीज, दे हैव द रजिस्ट्रेशंस for selling the product in more than 180 to 250 countries, which in itself I think is a very difficult job, which they have done it in last 30 years. And at the same time new products जो अभी launch हो रहे हैं, जैसे semaglutide, GLP-1 या anti obesity product, anti diabetes product आप जो बोल रहे हो, that kind of product I think which is launched by all Indian pharma company at a 1/3 or 1/4 of the cost of the original product of Novo Nordisk. तो शायद दिस इज एन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी विच इज ओपनिंग ऑफ $100 बिलियन फॉर सम ऑफ दिस कंट्रीज. तो मैं तो समझता हूँ कि फार्मा के अंदर आपको ये समय अच्छा मिल रहा है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वैल्यूएशन से देखे तो भी सम ऑफ द फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज आर करंटली अवेलेबल एट अ सिग्निफिकेंटली डिस्काउंटेड वैल्यूएशन, so which is again I think a good opportunity as I see it. ओके, तो अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे फ्रंटलाइन के साथ साथ पूरे स्पेस में ही आपको मौके दिख रहे हैं. सर, आखिरी सवाल, कंजम्पशन थीम को लेकर चिंता थोड़ी है, क्योंकि इस बार जिस तरह के मानसून
के हालात है और जितने भी यहाँ पे वेदर एजेंसीज़ की जो रिपोर्ट आ रही है वो भी यहाँ पे बेहतर साउंड नहीं कर रहे हैं। हालांकि जुलाई के शुरुआती 10 दिन में भले ही अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन ओवरऑल सीजन यहाँ पे कमज़ोर रहने वाला है। क्या लग रहा है सर? हालांकि शुरुआत में ही आपने कंजम्पशन थीम पे जो ऑटो के नंबर बताए तो वो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्या आगे ये रूरल डिमांड को लेकर डैम्पनर हो सकता है क्या? जनरली मेरा ऐसा एक मानना है कि वेदर प्रिडिक्शन करने वाले का काम स्टेटिस्टिक्स के साथ में जुड़ा हुआ है और वेदर को और देश के अंदर बारिश की जो समस्या है उसको संभालने का काम ऊपर वाला बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्वास ऊपर वाले के ऊपर ज्यादा रखना चाहिए ये समय के अंदर। इतनी बड़ी कंट्री है, ऑलरेडी काफी एफर्ट ले रहे हैं हम लोग सब चीज के लिए। बारिश की सीजन शुरू हुई है, शुरुआत की बारिश थोड़ी कम है, बट जनरली देखा गया है कि इतने सालों के अंदर कि इन सब्सिक्वेंट मंथ्स रेन पिक्स अप और डिलेड शुरुआत होती है, एक्सटेंडेड मानसून रहता है। थोड़ा सीजनल चेंज हुआ है डेफिनेटली फॉर श्योर, बट आई थिंक ओवरऑल द रेन गॉड हैज नॉट डिसअपॉइंटेड दिस कंट्री इतने सालों के अंदर, तो थोड़ा विश्वास उसके ऊपर ज्यादा रखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेरा ऐसा मानना है कि क्रॉप की जो टाइमिंग साइकिल है वो थोड़ी बदल रही है बिकॉज ऑफ द रेन डिलेज आई थिंक विच आर सीन नाउ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल रूरल इकोनॉमी के अंदर बेनिफिट मिलना चाहिए ये बारिश की क्रॉप के बाद। तो शायद आई थिंक वी विल नॉट बी सीइंग एनी काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज क्वाइट अलर्ट in form of meeting all the contingencies, including I think providing grains to people. So Shayad, I think we have to trust more on this particular preparation. We have to trust more weather god और एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे समय के लिए हम लोग ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। ये मेरा मानना है। ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर मेरे ख्याल से कोई इतना लंबा चेंज नहीं आ सकेगा। आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी विल रिमेन हेल्दी और कॉर्पोरेट सेक्टर का अर्निंग आउटलुक भी मेरे ख्याल से काफी हद तक हेल्दी रहने की संभावना है। ओके, तो अर्निंग्स को लेकर भी आपको यहाँ पे चिंता नहीं लग रही है और ओवरऑल इकोनॉमी के हालात भी बेहतर लग रहे हैं। टेम्परेरी हो सकता है कि थोड़े बहुत तो जर्क दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर दिख रही है। सर, जाते जाते अर्निंग सीजन को लेकर क्या लग रहा है? क्वार्टर 1 के नतीजे कैसे रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर उसका असर भी दिखने वाला है वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट का, राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस का, क्रूड की ऊंची कीमतों का। तो क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पे दिखेंगी पहले क्वार्टर के नतीजों में? उम्मीद तो है ऐसी कि ग्रोथ नंबर अफेक्ट नहीं होंगे, बट मार्जिन्स के अंदर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज जैसे आपने बताया कि काफी हद तक आई थिंक लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हुआ है ये समय के अंदर। काफी हद तक फ्यूल के दाम ये समय के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़े हैं। So from that perspective, the margins are likely to remain under pressure for many of the industries, many of the companies. और जो businesses उसके साथ में जुड़े हैं उनके लिए भी, for example, because of the war, gas supply was affected. So many of the industries were also affected on the production. So that could also have an impact in the June quarter. मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जून क्वार्टर के अंदर एक बार करेक्टिव इम्पैक्ट आती है वर्किंग के अंदर कंपनीज के, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। 2 साल का जो करेक्शन मार्केट हम बोलते हैं वो करेक्शन भी शायद ये जून क्वार्टर के अर्निंग के साथ में खत्म हो जाएगा, एंड दैट फॉल इन द स्टॉक प्राइसेस बिकॉज ऑफ आई थिंक स्लाइटली डिसअपॉइंटेड अर्निंग इन सम केसेस, नॉट एवरीवेयर। मेरे ख्याल से आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज आई थिंक कमोडिटी सेगमेंट रिमेन्स रिलेटिवली मोर रेजिलिएंट. Financial markets and financial market intermediary segment remains more resilient. ऑटो एंसिलरी ऑल्सो काफी हद तक रेजिलिएंट है, ऐसा हम पकड़ के चलते हैं। मार्जिन के अंदर प्रेशर आ सकता है, बट ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ मैं समझता हूँ कि इन दी सेक्टर व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट आई थिंक विल रिमेन रिलेटिवली मोर appropriate and at the same time I think steady to higher in some of the cases. तो चलिए, अच्छी बात है कि ज़्यादातर पॉजिटिव डेवलपमेंट अब दिख रहे हैं इकॉनमी को लेके, बाजार को लेकर, और इसका असर आपको आगे भी दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे एक बार फिर से आपका, आपने वक्त निकाला, बिजनेस 24 टीवी के दर्शकों को का ज्ञानवर्धन किया, उनको गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। सब दर्शक ऑफ बिजनेस 24 को मेरी खूब खूब शुभकामनाएं और पॉजिटिव रहे एंड हेल्दी रहे, बस ऐसी प्रार्थना आप सबसे।
इन काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर से आपसे विदा लेंगे और अगली बार फिर से नए थॉट्स के साथ नई चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स और इसी तरह के बड़े इंटरव्यू के लिए आप बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।